नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश यादव आप सभी का प्लेटिनम क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, संविधान एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है यूपीपी के एग्जाम में। इससे 5 से 6 क्वेश्चन आने की जरूर उम्मीद है। तो उसी क्रम में हम आज आपके साथ संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर के यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं उनके ऊपर डिस्कशन होगा। तो 50 से 60 के बीच प्रश्नों का एक संग्रह यहाँ पे रखा जाएगा और आप देखेंगे कि जो क्वेश्चन प्रीवियस में आए हैं तो निश्चित तौर पर आपके एग्जाम में भी वो आ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जो कि एमसीक्यू टाइप का है और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ही रखा गया है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त करते हैं, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक करते हैं, या भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री है ना, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 के 1 में है। किसमें है? 75 के 1 में है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति, है ना, राष्ट्रपति के द्वारा। और मंत्रिपरिषद है ना, यानी राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का गठन भी आर्टिकल 74 के तहत दिया गया है। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद का गठन क्या है? मंत्रिपरिषद का गठन। तो 74 में मंत्रिपरिषद का गठन है और 75 में है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि आप यूपीपी के एग्जाम दे रहे हैं तो यूपीपी के जितने भी फैक्ट बनते हैं, है ना, वो सारे आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 18, 22, 28 या 14? तो देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए ये सबसे एप्रोप्रिएट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। 18 मंडल हैं यूपी में। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। 18 मंडल हैं। तो यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन आया था लेकिन ये विवादित क्वेश्चन है क्योंकि इसके सदस्यों को लेकर के विभिन्नता है। कहीं पे 6 सदस्य बताए जाते हैं तो कहीं 13 सदस्य बताए जाते हैं। तो यहाँ पे जो चारों ऑप्शन देखेंगे इसमें से इसका राइट आंसर कोई नहीं है। अगर इसमें 6 या 13 दिया होता तो वो सही होता। ठीक है, अगर इसमें से मैं इसको, है ना, इसको डी को यहाँ पे 6 या 13 कर देता हूं तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी कारण इसे आयोग ने हटा दिया था, अपने क्वेश्चन के सेट से इसको हटा दिया था। तो हर जगह पे इसमें भिन्नता पाई जाती है इसके सदस्यों में, इसलिए इसको हटा दिया गया। तो फिलहाल के लिए इसका राइट आंसर डी होगा अगर इसमें 6 या 13 दिया गया होता तो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग इलाहाबाद में कार्य करता रहा, प्रशासनिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। पहला तो ये है। 1947 के बाद बोर्ड का प्रशासनिक विंग इलाहाबाद में कार्य कर रहा, न्यायिक विंग को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों इलाहाबाद में कार्य कर रहे थे। 1947 के बाद बोर्ड का न्यायिक विंग और प्रशासनिक विंग दोनों को लखनऊ स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, है ना, क्योंकि अब देखेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद में है ना, और उसका जो आपका दूसरी यानी खंडपीठ है वो लखनऊ में है ना। तो ये बात याद रखिएगा कि खंडपीठ जो है जिसे हम बेंच कहते हैं ना, वो लखनऊ में है। भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 11, 12, 13, 14? बताइए कितनी अनुसूचियां हैं? तो स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तो 8 सूचियां, यानी मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, लेकिन वर्तमान में देखें, वर्तमान संविधान में
कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 8 तो दिया नहीं है, 11, 12, 13, 14 दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी 12 अनुसूचियां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जीएसटी के लिए संविधान संशोधन के परिणाम स्वरूप संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद डाला गया है? तो देखेंगे कि अनुच्छेद 246 से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर, अब वो भी बहुत पुराने प्रीवियस नहीं, 18, 19 और 20 के ही क्वेश्चन मिलेंगे। इसलिए आप इसको मान के चलिए कि इसी के इर्द गिर्द आपके क्वेश्चन बनने की उम्मीद रहेगी, है ना। तो वो वाला पॉइंट जरूर पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है अनुच्छेद 246 का ए होगा। राइट आंसर आपका यहां से बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद आर्टिकल 246 ए होगा। क्या होगा? 246 ए राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने वाला प्राधिकरण निम्नलिखित में से कौन सा है ना। क्वेश्चन नंबर यहां पे देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 यहां पे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, उत्तर प्रदेश सरकार, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश सरकार, है ना। जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त करने का प्राधिकरण कौन सा है? तो कहेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के पास है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के 15वें महासचिव निम्नलिखित में से कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मानवाधिकार से देखेंगे तो 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे आपके, है ना। तो इसलिए मानवाधिकार, ह्यूमन राइट जो भी अधिनियम है किस वर्ष आया था, वो सारी चीजें आपको कवर करते हुए चलनी है। तो बताइए, एच.एल. दत्तू, प्रफुल्ल चंद्र पंत, जगदीप गोविंद, ज्ञानेश्वर मनोहर मुले। इसमें देखेंगे 15वें महासचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो जगदीप गोविंद। इसका जो राइट आंसर है वो होंगे ऑप्शन नंबर सी, यानी जयदीप गोविंद इसका राइट आंसर होगा, जयदीप गोविंद। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस वर्ष में भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में प्रमुख संशोधन किया गया था? ठीक है, 2006, 5, 8, 4, 2006, 5, 8, 4। तो इसका राइट आंसर जरा दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय आईटी अधिनियम 2000 में कब संशोधन किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2008। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा कि कब संशोधन करने की बात की गई है, प्रमुख संशोधन। तो 2008 में भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं और शॉर्ट में डीपीएसपी कहते हैं। क्या कहते हैं? डीपीएसपी। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 यानी 4 वर्ड हैं। क्या है? 4 वर्ड। और भाग 4 में आप देखेंगे कि यही डीपीएसपी है जिसमें 4 वर्ड है। तो इसको याद करने की ट्रिक भी है कि भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो अंग्रेजी का डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी डीपीएसपी को में 4 वर्ड है। तो 4 वर्ड से याद करेंगे, भाग 4 में डीपीएसपी है। ठीक है, भाग 4 में डीपीएसपी की बात हमारे संविधान में कही गई है। तो यहाँ आइए देखते हैं क्वेश्चन में, राज्य नीति निर्देशक तत्व सिद्धांतों की अवधारणा कहां से ली गई है, किस देश से ली गई है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस का संविधान या कनाडा के संविधान से? ठीक है, तो बताओ कहां के संविधान से लिया गया है? कहां के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, है ना, आयरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस के संविधान या फिर कनाडा के संविधान से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, यानी 8वीं अनुसूची, टोटल अनुसूचियों की बात की गई है। तो आपको बताया है कि कितनी अनुसूची अभी? तो 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें 8वीं अनुसूची में किस चीज का जिक्र किया गया है? भाषा का। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 8वीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात की गई है। और बताइए इसमें से कौन सा है जो इसमें सम्मिलित नहीं है, है ना, हमारे संविधान की भाषा में सम्मिलित? फारसी, संस्कृत, कश्मीरी या संथाली, कौन सी भाषा है? तो इसमें जो फारसी है ना, फारसी भाषा को हमारे संविधान में जगह नहीं मिली है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। बाकी जो भी आपको भाषा दिख रही है वो हमारे संविधान में दी गई है, इसके बारे में ब्यौरा दिया गया है। मानव तस्करी
और जबरन आम लोगों पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों की किस श्रेणी में किया गया है। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 जरा इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर इसकी जो भी ऑप्शन है 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे कि क्या आंसर रहने वाला है इसका। शोषण के विरुद्ध अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार या समानता का अधिकार। इसका दोस्तों जो राइट आंसर होगा वो होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या होगा? शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी मानव तस्करी और जबरन काम करने पर रोक का उल्लेख भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार की श्रेणी में लिया गया है। तो शोषण, यहाँ पे किसी भी प्रकार का शोषण करने के बारे में इसमें दिया गया है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसे 12 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। तो जैसे 12 था वैसे ही 13 नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे क्या बताता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। तो कम उम्र के बच्चों पर रोजगार, यानी कि 14 साल से कम उम्र के बच्चे कोई भी रोजगार नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार ने उन्हें पढ़ने लिखने की उसमें छूट दी है कि मुफ्त रूप से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो इसलिए अगर उससे कम उम्र के बच्चे रहेंगे तो एक प्रकार से उनका शोषण होगा अगर वो काम पे लगते हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे बताइए इस हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम है ना, भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कब लागू हुआ था? 1952, 93, 67, 2006। चलिए आंसर दीजिए इसका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1993। तो इस सन को तो एकदम याद कर लीजिए, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए कि मानव अधिकारों की बात होगी और मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात होगी तो 1993 एकदम फिक्स कर लीजिए, है ना। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है और यूपीपी में तो रामबाण है, ये तो आएगा ही आएगा। जून 2020 तक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने कोर ग्रुप हैं, ठीक है। कितने कोर ग्रुप हैं बताइए। 4, 6, 9, 12। 4, 6, 9, 12। 4, 6, 9, 12। यहां पे देखेंगे 4, 6, 9, 12। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए अगर आपने तैयारी करनी है बढ़िया से, है ना, तो करना क्या है कि अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ चुके हैं, तो जैसे ही क्वेश्चन बोर्ड पे आए वीडियो को पॉज कीजिए, ठीक है, और आंसर अपना कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, है ना। जब लास्ट में एक खत्म होगा तो आप मिलान कर लीजिएगा कि कितना इसमें से आपका क्वेश्चन सही होता है। उसी आधार पर अपने आप को आंकिएगा कि अभी तक मैंने जो तैयार किया है वो क्या सही तरीके से किया है, कितना मैं अटेम्प्ट कर पा रहा हूं, कितना सही कर पा रहा हूं। चलिए राइट आंसर सी। भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के अनुसार हर राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे। वयस्क मताधिकार के साथ तात्पर्य है कि प्रत्येक भारतीय नागरिक की उम्र चुनाव में भाग लेने के लिए कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। चलिए भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार क्वेश्चन देख के डरिएगा नहीं, इसको पूरा पढ़ेंगे, पूरा पढ़ लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद जब पूरा पढ़ लेंगे तो चीजें अच्छे समझ में आएंगी, तब पता चलेगा कि ये कितना आसान सवाल था। चलिए बताइए तो आंसर क्या होगा इसका। 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल। फटाक से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो चुनाव यानी कि आप वोटिंग कब करते हैं, कितने साल की उम्र से वोटिंग करना स्टार्ट करते हैं? क्या 21 साल या 18 साल, 19 या 20? तो न्यूनतम उम्र क्या है? 18 वर्ष, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी? ठीक है, किस राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी बताइए। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2019 में, है ना, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। इसलिए यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 17। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे
ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो विधानसभा भंग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? फखरुद्दीन, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 18 जरा बात कीजिए, कौन बना था? नीलम संजीव रेड्डी, है ना। नीलम संजीव रेड्डी पहले निर्विरोध निर्विरोध, एक मिनट यार, पहले कौन से निर्विरोध राष्ट्रपति, ठीक है। पहले निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने जाने का इनका रिकॉर्ड रहा है नीलम संजीव रेड्डी का, ठीक है। और इनके कार्यकाल के बाद अगर पूछेगा कौन राष्ट्रपति बने थे तो ज्ञानी जैल सिंह। इसमें देखेंगे कि ऑप्शन नंबर सी ज्ञानी जैल सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो निर्विरोध रूप से चुने जाने वाले पहले राष्ट्रपति तो नीलम संजीव रेड्डी, एकदम याद कर लीजिएगा। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? 15, 25, 20, 30। चलो यहाँ पे भाई बोली लग रही 15, 20, 25, 30, जरा बता दो तो कितने भाग हैं? वर्तमान में बात की गई है, कितनी बात की गई है? वर्तमान में बात की गई है, वर्तमान के हिसाब से। तो मूल संविधान जब लिखा गया तो उसमें कितने भाग थे? 22 भाग थे। कितने? मूल संविधान में 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन वर्तमान संविधान में अगर बात की जाएगी तो कितने हैं? 25 है। तो क्या यहाँ पे क्या पूछा गया है? वर्तमान में भागों की संख्या पूछी गई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो एक बार जरूर ध्यान देंगे कि मूल संविधान की बात की गई है कि वर्तमान संविधान की बात की गई है भाग में। भारत का संविधान भारत के महान्यायवादी की किस अधिकार को देता है ना। महान्यायवादी की डैश है यहाँ पे, डैश की अधिकार को देता है, बताइए। प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति या राज्यसभा। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा राष्ट्रपति। क्या होगा? राष्ट्रपति होगा। यानी महान्यायवादी डैश की को अधिकार देता है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में, इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भारत का मूल रूप से संविधान डैश किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? किसके द्वारा हाथ से लिखा गया था? चलिए भाई ये देखिए, उत्तर प्रदेश पुलिस 2020 में आया हुआ क्वेश्चन ये भी है। तो यहाँ पे देखिए किसने हाथ से लिखा था? तो रफी अहमद किदवई, कैलाशनाथ काटजू, प्रेम बिहारी नारायण राजदा, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, ठीक है। केएम मुंशी। तो बताइए कैलाशनाथ काटजू की प्रेम बिहारी नारायण रायजदा किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजदा के द्वारा लिखा गया था हस्तलिखित संविधान। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट का योगदान कितना है? यानी उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, राज्यसभा की सीटें कितनी है, ये सभी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूपी का एग्जाम है तो यूपी स्पेशल से भी क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं, ठीक है। और यूपी में राज्यसभा की बात करें तो 31 सीटें हैं, ठीक है। विधानसभा की बात करें, विधानसभा तो 403 सीट है। विधान परिषद की बात करें, विधान परिषद की बात करें तो यहाँ पे 100 सीटें हैं। कितनी हैं? 100। तो ये सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। क्या है ये? सभी राज्यों में सर्वाधिक हैं। सभी राज्यों में सर्वाधिक है।
यानी इतनी न सीटें राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद किसी राज्य में नहीं जितना कि उत्तर प्रदेश में है। तो सबसे बड़ी लोकसभा वाला राज्य तो होगा आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो यहां बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यानी कि 80 सीटें। उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में आया था? उत्तराखंड किस वर्ष अस्तित्व में? 2000, 1991, 2011, 2016। तो देखो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 9 नवंबर सन 2000 को, है ना, यूपी से, इसे यूपी से 13 जिलों को, 13 जिले, ये पहाड़ी जिले थे, 13 पहाड़ी जिलों को काट कर उत्तरांचल बनाया गया था, जिसे अब क्या कहते हैं? उत्तराखंड कहते हैं, उत्तराखंड कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर पूछा जाएगा बताओ कब फॉर्मेशन हुआ था, तो 9 नवंबर सन 2000 को। कितने जिले काट के बनाए गए थे? 13, वो की पहाड़ी जिले थे। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सन 2000 में। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों द्वारा हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर करके, जिसमें कितनी महिलाएं शामिल थी? यहाँ पे डैश का मतलब है कि यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से राइट क्या होगा? 30 होगा, 20 होगा, 15 या 25। तो 284 सदस्यों के हस्ताक्षर में जो महिला सदस्यों की उपस्थिति थी वो होगा आपका 15। तो इसका राइट आंसर भी क्या होगा? 15 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आ चुका है। तो एक बार महिला, अब देखिए महिला सदस्यों की संख्या एसटी की कितनी थी, है ना, संविधान सभा में, और एससी एसटी दोनों के आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 24 के अलावा, है ना, महिला सदस्यों की संख्या 15, एसटी और एससी की संख्या कितनी थी संविधान सभा में? कमेंट बॉक्स में करके बताइए आप लोग। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। अब यहां पे देखेंगे उत्तर 2017 की बात की गई है, ना कि 2000 इसके अलावा 21-22 की। इसमें दिया है 17 में। तो बताइए 17 में कौन चुने गए थे भाई? गोविंद बल्लभ पंत। बताइए, ये तो प्रथम मुख्यमंत्री हैं, है ना, प्रथम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ या मायावती? तो सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री यूपी की कौन हुई हैं? मुख्यमंत्री तो सुश्री मायावती हुई हैं। योगी आदित्यनाथ 32वें नंबर के, 32वां और 33वां, अभी 33वां चल रहा है। तो 2017 में, है ना, यानी कि ये कौन से होंगे? 31वें होंगे, अखिलेश यादव जी। तो योगी आदित्यनाथ जी जो आपके 2017 में यूपी के चीफ मिनिस्टर बने थे, है ना, और उसके बाद भी इन्होंने फिर से एक बार दोबारा जीते, यानी 2 बार लगातार हो चुके हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ। चलिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? तोता, राम चिरैया, है ना, गौरैया, सारस। देखो राम चिरैया भाई, देखो राम चिरैया, इसको कहते हैं किंग फिशर। क्या कहते हैं? फिशर, किंग फिशर है ये राम चिरैया, गौरैया, सारस। देखो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सारस। ठीक है, सारस होगा। इसे और किस नाम से जानते हैं? सारस को किस नाम से जानते हैं? क्रेन, है ना, क्रेन के नाम से भी जानते हैं। तो सारस इसका राइट आंसर होगा, राज्य पक्षी सारस। वर्ष 1937 से 50 तक उत्तर प्रदेश के किस नाम से जाना गया था? बताइए, 37 से 50 की बात कर रहा है, तो डेट जरूर ध्यान देंगे। 37 से 50 तक बताना है इसमें। उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाने लगा था? उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रांत, रामकृष्ण प्रांत। तो यहां पे देखेंगे संयुक्त प्रांत। क्या है? संयुक्त प्रांत, क्योंकि 24 जनवरी 1950, ठीक है, को इस संयुक्त प्रांत को उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। किस नाम से? उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। तो 37 से 50 तक उत्तर
प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से आंसर होगा, अगर पूछता कि उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम कब पड़ा, तो आप कह दें 24 जनवरी 1950 को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 1948 में भारतीय संविधान के प्रारंभिक मसौदे में किसने तैयार किया था? प्रारंभिक मसौदे को किसने? त्योहार राम मनोहर सिन्हा, नंदलाल बोस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बेनेगल नरसिंह राव। यहाँ पे देखेंगे जो सलाहकार थे, है ना, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला लोकसभा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो यहाँ पे देखेंगे सुषमा स्वराज, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार और सुमित्रा महाजन जी का नाम दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा मीरा कुमार। क्या होगा? मीरा कुमार इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखेंगे सी राइट हो जाएगा। इनमें से और भी गेहूं की उच्च पैदावार देने वाली, है ना, उच्च पैदावार, यहाँ पे देखो थोड़ा सा उच्च है, ये है आपका उच्च, ये क्या है? ये है उच्च, इसको उच्च कर देते हैं, उच्च। यहाँ पे उच्च पैदावार की बात की गई है, यहाँ पे है उच्च, ठीक है। उच्च पैदावार देने वाली बीज की किस्म है जिसका भारत की हरित क्रांति में योगदान है? जरा चारों ऑप्शन को पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर दीजिए। 30 का राइट आंसर दीजिए जरा, 30 का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 का जो राइट आंसर, इंदिरा गांधी, सोना, एराइज तेज, लरमा रोजो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका सी होगा, लरमा रोजो। क्या आंसर है इसका? लरमा रोजो करेक्ट आंसर है। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? फटाफट आंसर दीजिए। कैलाशनाथ काटजू, VK कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, यशवंत राव चौहान। इसमें जो बलदेव सिंह है यही स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री थे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा कि अंतरिम सरकार जो गठन किया गया था उसके बाद भी कौन कौन किस पद पे आसीन हुआ था। पहली महिला मुख्यमंत्री किस भारतीय राज्य सरकार में नियुक्त की गई थी जिन्होंने का नेतृत्व किया था? उन्होंने किस क्षेत्र का नेतृत्व? यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे उन्होंने डैश का नेतृत्व किया था। यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये डैश है, उन्होंने डैश का नेतृत्व किया था, यानी किस प्रदेश का नेतृत्व किया था? तो बताइए, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम। तो पहली महिला मुख्यमंत्री भारतीय राज्य की, तो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है भाई? उत्तर प्रदेश की जो थी, और भारतवर्ष की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो आप कहेंगे सुचेता कृपलानी। कौन है? सुचेता कृपलानी। तो उत्तर प्रदेश की भी और आपकी भारत की भी। अगर वहीं पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल की बात करेगा, पहली महिला राज्यपाल, ठीक है, चाहे भारत की या उत्तर प्रदेश की, तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सरोजिनी नायडू। तो राज्यपाल आप कहेंगे सरोजिनी नायडू, और मुख्यमंत्री पहला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक डैश के संविधान से द्वारा प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो बताइए कहां से प्रभावित है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों जापान। किससे प्रभावित है? जापान के संविधान से प्रभावित है। शिक्षा का अधिकार RTI अधिनियम वर्ष भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष अधिनियमित? यहाँ पे देखना है कि संशोधन की बात नहीं किया है, यहाँ पे अधिनियम बनाया गया था, वो बताइए। 6, 7, 8, 9, यानी 34 नंबर का राइट आंसर पूछ रहा है। तो बताइए 34 नंबर का करेक्ट आंसर होगा 2009।
2009। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में जिस राज्य में द्विसदन विधानमंडल नहीं है, बताओ भाई कहाँ नहीं है, द्विसदन मंडल कहाँ नहीं है। इसके लिए ट्रिक भी बताए थे। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में उत्तर प्रदेश में है, क्या तमिलनाडु में भी है? नहीं है। कर्नाटक में है, जम्मू कश्मीर में अब नहीं है, पहली थी अब नहीं है। तो यहाँ पे क्लैश हो गया। देखो भाई बी और डी दोनों में नहीं है। अब किस राज्य में है द्विसदनात्मक, ये आपको देखना है। तो इसके लिए ये ट्रिक याद कर लीजिए, कम बात करो। क्या करो? कम बात करो। क्या याद करना है? कम बात करो, यानी के फॉर कर्नाटक है, ये के फॉर कर्नाटक है। यू से है आपका उत्तर प्रदेश, यू से है उत्तर प्रदेश। यम से है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। बी से है बिहार। ए से है आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। टी से है तेलंगाना। ठीक है, तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना कितने हैं? यानी 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, 6 राज्यों में यहाँ पे देखेंगे कि द्विसदनात्मक व्यवस्था है। द्विसदन यानी विधान परिषद और विधानसभा दोनों हैं, लेकिन बाकी किसी भी राज्य में ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में भी है। देखिए उत्तर प्रदेश में भी है, ठीक है। कर्नाटक कहाँ गया भाई? कर्नाटक भी है, लेकिन इन दोनों में जगह में नहीं है। तो इस बात को ध्यान देंगे। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑप्शन क्लैश कर गए। चलिए, लेकिन ये बात आप ध्यान रखेंगे। भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या जवाहरलाल नेहरू? बताइए जरा, आंसर बताइए इसका। जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो समितियां भी आएंगी, इस बात को आप भूलिएगा नहीं, जरूर याद रखेंगे समितियां। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल कौन सा है? अभी इसके पहले देखे थे राष्ट्रीय राजकीय पक्षी था आपका सारस या क्रेन। वैसे बताइए राजकीय फूल कौन सा है? गुलाब है, गेंदा है, चमेली है, पलास है? तो राइट आंसर पलास या डाक या टेंसू। ठीक है, पलास, डाक या टेंसू। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। क्यों भाई, गुलाब तो नहीं है? क्यों, कमल मत मार देना। तो राष्ट्रीय नहीं पूछा है, राजकीय पूछा हुआ है उत्तर प्रदेश का, तो होगा पलास, डाक या टेंसू। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में कब स्थापित किया? चलो भाई एक बार और आ गया, आंसर फटाक से मारो इसका। 2000, 1993, 1995 या 1950? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर 1993। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जब भी पूछेगा तुरंत 1993। कब संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया? अभी बताया मैंने कुछ देर पहले कि 24 जनवरी 1950 से जो संयुक्त प्रांत था वो संयुक्त प्रांत के नाम से नहीं, अब उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाएगा। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश दिवस। तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त 4 प्राधिकरण का पद में सृजित किया गया। बताइए 1950, 65, 75 या 77? तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, जब 40 का आंसर दीजिए, तो 40 का करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 40 बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 40, तो यहां पे देखेंगे 50, 65, 75, 77। 1975 तो उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद को सृजित किया गया था। कब? 1975 इज योर राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के 20वें जिले के रूप में शामिल किया गया है? शामली यहां है, शामली है। आप क्या है? शामली, अलीगढ़, अलीगढ़, आगरा, मथुरा। इसका राइट आंसर शामली है।
एनसीआर में यूपी के 8 जिले सम्मिलित हैं। कितने जिले हैं? 8 जिले सम्मिलित हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसमें शामली भी सम्मिलित है। शामली नाम ही इसका शामली है और ये सम्मिलित है। तो 8 जिले एनसीआर, यानी नेशनल कैपिटल रीजन, यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को हम एनसीआर कहते हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 में का विवरण प्रस्तुत किया गया है। तो भाग 4 है भाई, ये 4 भाग 4 है, इसको देखना। भाग 4 में विवरण प्रस्तुत है। तो मूलभूत अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संघ, न्यायपालिका या संसद। तो भाग 4 आपको बताया था 4 है। तो DPSP, तो 4 वर्ड है ना, 4 वर्ड से मिलकर DPSP बना है और भाग 4 में यही DPSP है, जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या कहते हैं? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इस बात को ध्यान देना। कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया। कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 4 में डैश का विवरण प्रस्तुत किया गया है। जरा बताओ भाई, मानव अधिकारों की बात हो रही है तो गुलामी से स्वतंत्रता, शिक्षा का अधिकार, निजी संपत्ति का अधिकार, विवाह एवं परिवार का अधिकार। तो यहाँ पे देखेंगे गुलामी से स्वतंत्रता। जब भी मानव अधिकारों की बात होगी जरूर किसी न किसी मानव के अधिकारों का हनन किया जाएगा, ठीक है, जिसके लिए हमारा संविधान बिल्कुल तत्पर है। किसी भी मानव के अधिकारों का हनन नहीं होने देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका राइट आंसर है गुलामी से स्वतंत्रता। चलो, मानव अधिकारों को सार्वभौम घोषणा का अनुच्छेद किसमें संबंधित है? कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का अधिकार, मनमानी गिरफ्तारी और निर्वासन से स्वाधीनता, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, ठीक है, समानता का अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 का जरा आंसर दीजिए। 44 का क्या आंसर होना चाहिए? 44 का कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता या सक्षम न्यायाधिकरण द्वारा प्रतिकार का, मनमानी गिरफ्तारी या कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता का अधिकार, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के डैश भारतीय गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान करता है। बताइए, सूची 7 में सूचियों का प्रावधान किया गया है, लेकिन सूची 8 में अनुच्छेद 8 में किसके बारे में किया गया है? किसके बारे में बात की गई है? आधिकारिक भाषाओं की बात की गई है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की गई है, जो कि अभी हमारे संविधान में वर्तमान की स्थिति देखेंगे तो 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं वर्तमान में? अनुसूची 8 में है ना 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं, ठीक है। मूल संविधान में 8 भाषाएं थी, 14 थी। कितनी है? 14। अब बढ़ी कितनी? 8 बढ़ी, तभी तो कितना हो गया? 22 हो गया। तो 14 भाषाएं, ठीक है, 14 भाषाएं मूल संविधान में। और अभी वर्तमान में अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं? 22। तो आधिकारिक भाषाओं की सूची प्रदान की गई 11वीं अनुसूची, 4वीं, 12वीं, 8वीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 8वीं अनुसूची। क्या होगा? 8वीं अनुसूची राइट आंसर हो जाएगा आपका। डैश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है। बताइए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बिल्कुल, राज्यपाल बिल्कुल, महान्यायवादी बिल्कुल, लेकिन महाधिवक्ता, राज्यों के जो महाधिवक्ता होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, एडवोकेट जनरल होते हैं, वो किसके द्वारा किए जाते हैं? राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं ना भाई। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता इनको, महाधिवक्ता, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। संसद द्वारा सितंबर 8, 2016 को डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया था। चलिए भाई, 97, 84, 101, 114, फटाक इसका आंसर दीजिए। तो 47। चलो इतना हल्के मत लेना इसको। 47 नंबर क्वेश्चन, 47
97, 84, 101, 114 किस अधिनियम के तहत पारित कर दिया गया? 101। 16 के तहत जीएसटी अधिनियम पारित किया गया, तो 101वें संशोधन अधिनियम के तहत पारित कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी। उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया था? 47, 68, 57, 47, 68, 57 या फिर 1977? जरा आंसर दीजिए। 48 का आंसर दीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे जो 1968 है ना, यहाँ पे 1968 है, वो राइट आंसर होगा 1968। इसको जरा ब्लैंक कर दीजिए, ये डबल डबल है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा भाई? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। 1968 तो हिंदी का प्रयोग करना कानूनी तौर पर अनिवार्य कर दिया गया 1968। किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडल पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान की? 101वें संविधान विधेयक 2014, 115वें 2014, 120वें संविधान विधेयक 2014 या 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 122वें संविधान संशोधन विधेयक 2014। क्यों भाई? राइट आंसर दीजिए जरा। 49 का जरा राइट आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 122वां संशोधन विधेयक 2014। भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? नागरिकता से संबंधित, यहाँ नागरिकता से संबंधित जरा बताइए। तो नागरिकता से संबंधित कौन सा भाग है? ठीक है, कौन सा नागरिकता संबंधित है जरा बताइए। नागरिकता से संबंधित भाग 4, भाग 8, ये तो 9 दे दिया है, तो ऐसे गलत है जी। 9, 8 है, 2 है या 7 है? तो यहां देखिए कि जो भाग 2 है ना, यहां पे ट्रिक है। ट्रिक, ठीक है, ट्रिक कैसे लिखा है? जो ट्रिक है नाम याद कर लेना, नाम। ठीक है, तो भाग 2 में नागरिकता है, नागरिकता, और भाग 3 में मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। तो यहां पे देखेंगे ना फॉर नागरिकता, न से नागरिकता, म से मौलिक अधिकार। क्या है? म से मौलिक अधिकार है। तो मौलिक कर्तव्य 4 के क में है, लेकिन मौलिक अधिकार भाग 3 में है। ये बात ध्यान दीजिएगा। 4 वर्ड वाला डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व की बात करता है, लेकिन भाग 3 मौलिक अधिकारों की बात करता है। तो इस ट्रिक से आप याद कर लेंगे। नाम से तो ना फॉर नागरिकता भाग 2 और म से मौलिक अधिकार भाग 3 आ जाता है। तो जरा बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भाग 2 यहां पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ा जाए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष के तहत कम आयु के बच्चे के तहत डैश है। यहाँ पे क्या है? डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, यानी नहीं रखा जाएगा। बताइए कितने से कितने वर्ष के बच्चों को? 6 से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, यानी कि 6 से 14। तो लास्ट जो लिमिट है वहां कितनी होनी चाहिए? 14 से कम नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा किया गया है। इसलिए 14 साल तक वो पढ़ाई लिखाई करेंगे, कोई काम पे नहीं लगाए जाएंगे। भारत के संविधान का निम्नलिखित राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया संबंधित है। अनुच्छेद 67, 55, अनुच्छेद 51 या 74? ठीक है, जरा इसका करेक्ट आंसर जरा बताइए। तो चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है, तो चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित आपका अनुच्छेद 55 है। क्या है?
अनुच्छेद 55 इसका राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। यानी इसके राष्ट्रपति के को याद करने के ट्रिक बताए थे मैंने, पकानिको का द्वयोदशम। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो शॉर्ट वीडियो में जाके देख लेंगे कि पकानिको का द्वयोदशम, उसमें राष्ट्रपति का है ना पद से लेकर के महाभियोग तक का उसमें सारा ट्रिक दिया हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 55। निम्नलिखित में से कौन भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थे? रवि राय, बलिराम भगत, एम अनंत सरयम, अयंगर, जी लक्ष्मणम। जरा आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 का एम अनंत संयम अयंगर। ठीक है, देखो भाई सबसे बड़ा एग्जाम में ये भी ध्यान रखिए, कुछ नहीं आ रहा है तो देखिए कौन उठपटांग थोड़ा सा बड़ा वाला है ना, वो नाम आंसर हो सकता है। ठीक है, ये बस जब न आए तब, क्योंकि वैसे छोड़ना है, निगेटिव मार्किंग है तो आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन अगर मारने का मन है तो ऑप्शन को ऐसा टिक कीजिए कि सही होने की उम्मीद कुछ न कुछ रहे, नहीं तो छोड़ दीजिएगा, नंबर कटेगा ना। भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? संसद का संविधान, उपराष्ट्रपति का चुनाव, संसद के 2 सदनों की अवधि, भारत के अटार्नी जनरल से संबंधित। तो अनुच्छेद 66, तो 63 से भाई राष्ट्रपति जी स्टार्ट हो जाते हैं, तो अनुच्छेद 66 भी उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पदवियों का उन्मूलन, दोष सिद्धि के संदर्भ में संरक्षण, नागरिकता के अधिकारों का निरंतरता, सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना। तो यहाँ पे देखेंगे कि दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण देने का प्रावधान हमारे आर्टिकल 20 में है। ठीक है ना, दोष सिद्धि के संबंध में इसे संरक्षण देने का प्रावधान हमारे आर्टिकल 20 में किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत राज्य की यहाँ पे डैश है से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। ठीक है, तो ये किसके तहत दिया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, तो यहाँ पे 4, 6, 8, 10 दिया हुआ, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है इस संशोधन अधिनियम के द्वारा। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात को। निम्न में से कौन सा गलत है? राज्यपाल राज्य की विधान परिषद का स्थगन कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधानसभा स्थगन कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है या राज्यपाल राज्य की विधानसभा को भंग कर सकता है। चलो भाई, बहुत सारी चीजें यहाँ भंग स्थगन लिखा है। तो विधान परिषद एक, जैसे सेंटर में आप देखते हैं लोकसभा राज्यसभा है, वैसे ही आपकी स्टेट गवर्नमेंट में 6 राज्यों में आपकी विधानसभा विधान परिषदों का आपका संयोजन किया गया है। तो यहाँ बताएंगे कि विधान परिषद को भंग किया जा सकता है, लेकिन विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता, स्थगन किया जा सकता है। तो राज्यपाल राज्य की विधान परिषद को भंग कर सकता है, तो गलत बताना है, तो गलत यही होगा। तो भंग नहीं कर सकता है क्योंकि स्थायी सदन है, विधान परिषद स्थायी सदन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? धर्म, प्रजाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, सार्वजनिक रोजगार के मामलों के अवसर की समानता, कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण या संपत्ति का अधिकार। अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका जरा आंसर दे दीजिए। तो आंसर दीजिए। जैसे 20, 21 इंपॉर्टेंट है, वैसे ही 22 इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मामले में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। 1975 में आपातकाल के समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे भाई? आर वेंकटरमन, के आर नारायणन, मोहम्मद हिदायतुल्लाह या फखरुद्दीन अहमद। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा फखरुद्दीन अहमद। 1975 में प्रधानमंत्री पूछेगा तो इंदिरा गांधी, श्रीमती इंदिरा गांधी, और राष्ट्रपति पूछेगा तो फखरुद्दीन अली अहमद।
उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डैश संप्रदाय से संबंधित है भाई। आदित्यनाथ, उनके नाम में नाथ लगा है तो इससे भी समझ जाएंगे, और ऑप्शन देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा। नागा, नाथ, कालमुखिया, माधव, किस संप्रदाय से? देखो भाई ये नाथ संप्रदाय से संबंधित है। किस संप्रदाय से? नाथ संप्रदाय। ये क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा सही है? जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, मोहम्मद हिदायतुल्लाह भारत के पहले राष्ट्रपति, फखरुद्दीन अली अहमद भारत के पहले राष्ट्रपति, या एपीजे अब्दुल कलाम भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे? बताइए। यहां पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए, जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन थे? जाकिर हुसैन जी भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी नंदा प्रधानमंत्री थे। 75 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थे। चलो यही मिल गया। 1975 में आपातकाल के समय शरण सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे, या 75 में आपातकाल के समय मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे? तो 1975 में अगर पूछा जाएगा राष्ट्रपति तो फखरुद्दीन अली अहमद, और प्रधानमंत्री पूछेगा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। कौन था? इंदिरा गांधी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपसे संविधान के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, इसके बाद भी संविधान का बहुत सारा पार्ट आएगा जिसमें हम चैप्टर वाइज चीजों को डिस्कस करेंगे, है ना, और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से संविधान को एकदम समझिए रट जाएगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।